हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 21 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 1 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। इतिहास पाठ 5, जब जनता बगावत करती है। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, उसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़िए। तो बेटा, उस समय जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो जो लोग थे वो क्या सोच रहे थे, आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, स्रोत 1, 84 नियमों की सूची। यह महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है माझा प्रवास, उसके कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। तो विष्णु भट्ट और उसके चाचा मथुरा में एक प्रोग्राम हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। तो कुछ सिपाहियों से वो मिले रास्ते में, तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम लोग वापस लौट जाओ, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मचने वाला है, कि 3 दिनों में यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सिपाहियों ने कहा कि इस प्रकार था, जो सिपाहियों ने कहा वो ये था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो अंग्रेज सरकार है, क्योंकि अंग्रेज ने उस समय बहुत अपना शासन चला रहा था और वो बहुत अत्याचार भी कर रहे थे, तो अब अत्याचार का क्या नया तरीका था, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कलकत्ता के सारे राजा और राजकुमारों की मौजूदगी में ऐलान कर दिया गया है। और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने एक सूची बनाई है, 84 पन्नों की, 84 नियमों की एक सूची बनाई है, जिसमें उन्होंने सभी राजा और महाराजा राजकुमार जितने भी थे उनके सामने ये ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा की इन नियमों को ना मानने के लिए तैयार नहीं है, कि जो जितने भी राजा हैं, जो उन्होंने 84 नियम बनाए, उनमें से वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी भी दी है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि घातक परिणाम हो सकते हैं, अगर तुमने ये नियम यहाँ लागू किए तो घातक परिणाम हो सकते हैं। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। क्योंकि राजा को कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहता था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करना चाहते थे। तो इस पे राजाओं ने कहा कि अगर तुमने ये नियम लागू कर दिए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तो सिपाही ये बता रहे थे विष्णु भट्ट जी को और उनके चाचा जी को कि जो राजा है वो बहुत गुस्से में राजधानियों की तरफ लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं, धर्म युद्ध के लिए भी तारीख तय की गई, मतलब यहाँ तक की बात आ गई कि धर्म युद्ध भी अब हो सकता है। और मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। और मेरठ की छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करी गई है, एक छुपकर एक योजना तैयार करी गई है, जिसे कि अलग अलग छावनियों में भेज दी गई है। तो देखो वहां के जो लोग थे वो उस समय क्या सोच रहे थे, क्या उन पर बीत रही थी, तो उसके बारे में आज की वर्कशीट में बताया गया है। स्रोत 2 देखिए बेटा, जल्दी हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्करणों में मिलती है, जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही थे के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक और हम एग्जांपल दे रहे हैं, सूबेदार सीताराम पांडे का, जो कहाँ थे? बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पे 1812 में भर्ती हुए थे, 1860 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा विद्रोहियों के साथ था। उन्होंने क्या किया, जो बगावत कर रहे थे लोग, उनको दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, हालांकि जो उनका बेटा था वो कहाँ? विद्रोहियों के साथ ही था। और अंग्रेजों ने उन्हें सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि उनका बेटा क्या था? विद्रोह कर रहा था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने उनके सामने ही जो उनका बेटा था सूबेदार सीताराम का, उनके सामने ही मार दिया। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद, जब उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब उन्होंने अपने संस्मरण मतलब अपने विचार लिखे, जो अपनी जो स्मृतियां हैं, पुरानी मेमोरी है, उसे हम कहते हैं संस्मरण। तो 1861 में उन्होंने अपने संस्मरण लिखा, जिसमें नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और
फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया। तो उन्हें किस नाम से प्रकाशित किया? उन्होंने सिपाही से सूबेदार के नाम से उसे प्रकाशित किया गया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार है। तो ये सीताराम पांडे के संस्मरण हैं। देखिए क्या कहते हैं, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि अवध का जो सबसे लास्ट में जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया वो कौन सी जगह थी? अवध। और अवध के जो राजा थे, सब जो राजा थे, उनको वहाँ की जनता बहुत प्यार कर रही थी। वो नहीं चाह रही थी कि यहाँ पे अवध के जो यहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाए। तो अंग्रेजों ने ये कहकर कि ये हमारी ज़रूरत है, तुम्हारे यहाँ का जो राजा है वो गैर कानूनी है, वो तुम सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती क्या किया था, उसको हटा दिया था। तो इससे क्या हुआ था, अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह, एक मिनट, अवध के नवाब पर कब्जे सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास हो गया था। इससे जो वहाँ के लोग थे, जो सिपाही थे, उनके बीच क्या हुआ था, गहरा अविश्वास हो गया था। सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे और धीरे धीरे फिर वो क्या करने लगे थे, सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। अब देखो, अब धीरे धीरे जो लोग थे वो क्या हुए, वो थोड़ा सजग होने लगे। उन्हें भी पता चलने लगा भी कैसे हमारी जमीन को हड़प रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो अवध के नवाब थे और दिल्ली के बादशाह थे, उनके नुमाइंदों को की सेना की नब्ज जानने के लिए भारत में भेज दिया गया कि इनकी मुख्य पहलू हमें पता चल जाए। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं की और हवा दी। उन्होंने कहा सिपाहियों की जो भावनाएं थी, वो खुद आज़ाद होना चाहते थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस भावनाओं को उन्होंने क्या दिया, और हवा दी, मतलब और बढ़ा दिया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना धोखा किया है। वो सब उनको विदेशियों के खिलाफ भड़का रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, विदेशियों ने तुम्हारे साथ कितना धोखा किया है। उन्हें हजार झूठ गढ़ डाले सिपाहियों ने अपने मालिकों को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली के बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाहों के साथ कितना बड़ा धोखा किया। देखो, सिपाहियों को ये बता रहे थे कि विदेशियों ने कितना बड़ा धोखा किया है और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली के जो बादशाह थे उन्हें दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे तो इन सुझावों पर अमल करे तो सेना एक हो सकती है, सेना कर सकती है ये काम। अगर वो कहते कि अगर उनकी दलील थी कि अगर सब सिपाही मिल जाए, ताकत सेना से ही होती है ना बेटा, तो अगर सब सिपाही मिल जाए, उनके सुझावों पर अमल करे तो वो ये काम कर सकते हैं कि इस समय सरकार के हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों की नई राइफल से इस्तेमाल करने का तरीका बनाने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया। इन लोगों में कुछ समय तक सिपाहियों का प्रशिक्षण किया। इसी दौरान न जाने कहां से एक खबर फैला दी कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से लेप चढ़ाया गया। हमारी रेजिडेंस के ये लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे। जल्द ही हर एक रेजिडेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। अब देखो, अब लोगों को, जो सिपाही थे, उनको तो वैसे ही कहा जा रहा था भाई हम इनका शासन क्यों सहें, ये समझाया जा रहा था लोगों को। इसके साथ साथ में लोगों, जो सैनिक थे, वहाँ के जो सिपाही थे, उनको ये कह दिया गया जो आपकी राइफल यूज़ कर रहे हो, जो आप बंदूक यूज़ कर रहे हो, राइफल यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये खबर लोगों को, जो सिपाही थे, उनको बड़ी छुई, उनको बड़ी दर्द हुई इस तकलीफ से कि भाई, और उसे मुँह से खोलना पड़ता, जो राइफल थी उससे क्या करना पड़ता था, मुँह से खोलना पड़ता था। तो ये खबर सुनकर लोगों, जो सिपाही थे, वहाँ पर उनको लिख कर भेजी गई, कैसे ना कैसे सब जगह ये खबर पहुँचाई गई, जिससे कि क्या हुआ, उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके महजब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब कुछ लोग तो उनके सहमत, मतलब उनसे एग्री थे कि भाई इतने 40 सालों में कभी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे कि उनके महजब, मतलब उनके धर्म को ठेस पहुंचे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध के कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। अब जैसे पहले बताया, यहाँ बताया गया कि अवध पर जब कब्जा कर लिया था तो सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबके ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे कारतूस तैयार किए हैं। तो जो स्वार्थी लोग थे, उन्होंने ये बता दिया, ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाएंगे और इसीलिए वो आगे धर्म और ये सब कर रहे हैं, इसीलिए वो ऐसे कारतूस बना रहे हैं ताकि इन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। कर्नल साहब का मानना था कि ये बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी, इस बार अपने आप खत्म हो जाएगी। उन्हें मुझे घर जाने की हिदायत दे दी। अब देखो, उन्होंने क्या कहा कि जो कर्नल साहब थे उस समय, वो उन्होंने लगा कि बेचैनी जो है थोड़े टाइम बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्हें क्या कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम घर चले जाओ। देखो, लेकिन इसके बाद में यही जो 1857 की क्रांति का जो मेन पहलू था, वो यही पहलू मेन आकर यहाँ पर बना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न उत्तर बेटा। मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु बट और उसके चाचा को क्यों लौट जाने के लिए कहा था? क्यों लौट जाने के लिए कहा था? क्योंकि उन्हें इस खबर सुनने में आई थी कि बहुत ही जल्द क्या है, इस धर्म बदलने वाले हिंदू और जो मुसलमान है उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है अंग्रेज सरकार ना। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, आंसर नंबर 1,
विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेज सरकार 84 नियमों की एक सूची बनाई है। अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है जिसमें वह हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करना चाहती है। क्या बताया था कि विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेज सरकार 84 नियमों की एक सूची बनाई है जिसमें वह हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करना चाहती है और इसीलिए 3 दिन के विरोध करने के लिए कोहराम मच जाएगा। इसीलिए 3 दिन में इसके विरोध करने के लिए, क्योंकि जो आम जनता थी वो उसका विरोध करेगी, तो इसीलिए 3 दिन में इसके विरोध करने के लिए कोहराम मच जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग वापस लौट जाओ, कि वे वापस लौट जाएं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा क्या दिया गया है। सीताराम पांडे कौन थे, उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, सीताराम पांडे बंगाल नतीवे आर्मी के सिपाही थे। बंगाल नतीवे आर्मी के सिपाही थे जो 1860 में सेवानिवृत्त हुए थे। 1860 में क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो देखिए सीताराम पांडे बंगाल नतीवे आर्मी के सिपाही थे जो 1860 में सेवानिवृत्त हुए और उनके सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बेटा, अंग्रेजी फौज ने भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर दिया था? क्योंकि जब अवध पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, तब जो सिपाही थे उनके मन में अविश्वास हो गया था। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। आंसर नंबर 3, अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया था। जब अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था तो उसके कारण अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बेटा, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो देखो संस्मरण क्या होता है बेटा? अपनी स्मृतियां होती है जो हम अनुभव कर चुके होते हैं वही लिखा जाता है। तो इतिहास को जानने में ये हमारी बहुत मदद करता है क्योंकि हमें हमारा इतिहास इसी के थ्रू हमें पता चल सकता है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 देखिए बेटा, संस्मरण इतिहास के बहुत निकट होते हैं और अतीत की झलक होती है। और इनमें क्या होती है? अतीत की झलक होती है। जिस व्यक्ति के द्वारा लिखे होते हैं उनमें उसकी भावनाएं दिखाई देती है। संस्मरण इतिहास के ऐसे सबूत होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो देखिए एक बार फिर देखते हैं, संस्मरण इतिहास के बहुत निकट होते हैं और अतीत की झलक होती है। और इनमें क्या होती है? अतीत की झलक होती है। और जिन व्यक्ति के द्वारा ये लिखे जाते हैं उनमें इनकी भावनाएं दिखाई देती है। संस्मरण इतिहास में ऐसे सबूत होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।